नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में जाना था कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो ट्रांसलेशन है उसका इनिशिएशन कैसे होता है। आज हम बात करेंगे कि इनिशिएशन की प्रोसेस के बाद जो इलोंगेशन की प्रोसेस आती है वो किस प्रकार से एक सेल के अंदर कंप्लीट होती है। आपने इनिशिएशन प्रोसेस के जो एंड पॉइंट था उस पर देखा कि एफ मेट मतलब मीथ्योनिन जो कंटेनिंग टीआरएनए था वो पी साइट पे बाइंड अप था या जुड़ा हुआ था, और ए साइट और ई साइट थे वो थे फ्री। अब इलोंगेशन के अंदर हमें ये देखना है कि ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली कैसे चलती है। इलोंगेशन का मतलब ही कंटिन्यूसली होता है कि अब और टीआरएनए और अमाइनो डिफरेंट टाइप के जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको लेकर आएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका निर्माण किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन है वो होगा। तो अब हमारे पास ई साइट और ए साइट फ्री हैं क्योंकि अब जो इनिशिएशन फैक्टर थे वो रिलीज हो चुके हैं। दोस्तों, बहुत बार कंपटीशन में या जो नीट लेवल है उसमें ये पूछा जाता है कि फर्स्ट जो टीआरएनए है बैक्टीरियल सेल के अंदर वो सबसे पहले पी साइट पे आके ही क्यों जुड़ा। ए साइट आती है उससे पहले तो उस पर जुड़ना चाहिए। तो इसका आंसर सीधा सीधा यही होगा क्योंकि हमने देखा था इनिशिएशन की प्रोसेस में फर्स्टली जो फैक्टर आता है, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट है, वो आके जो ए साइट है उसको मास्क कर देता है, यानी उसको ढक लेता है, जिसकी वजह से जो टीआरएनए आता है बाइंड करने के लिए एंटीकोडोन पे वो पी साइट पे जुड़ता है ना कि ए साइट पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाइंडिंग साइट ही प्रोवाइड नहीं करवाता, क्योंकि वहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इलोंगेशन प्रोसेस की। तो इलोंगेशन प्रोसेस में अब एक नया टीआरएनए एक अमाइनो एसिड को लेकर आएगा फिर से, और अब हमारे पास ए साइट फ्री है उस पे आके बाइंड हो जाएगा। ये जो नया टीआरएनए है वो इलोंगेशन फैक्टर टी के साथ आएगा, EFTU प्लस इसके साथ GTP भी रहेगा जो कि GTP हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। फ्रेंड्स, इलोंगेशन की प्रोसेस में खास तौर पे दो फैक्टर्स के बारे में आप जान पाओगे। एक का नाम है EFTU और दूसरे का नाम है EFTS। EF का मतलब होता है इलोंगेशन फैक्टर, TU का मतलब होता है थर्मो अनस्टेबल और TS का मतलब होता है थर्मल स्टेबिलिटी या स्टेबल। इलोंगेशन की प्रोसेस में बार बार राइबोसोम पे GTP हाइड्रोलाइसिस होता रहेगा, जिसकी वजह से EFTU जो फैक्टर है, इलोंगेशन फैक्टर है, वो नए टीआरएनए लेकर आएगा, बाइंड करवाएगा, रिलीज हो जाएगा, बाइंड करवाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब फ्रेंड, हमारे राइबोसोम के ऊपर दो साइट पे डिफरेंट टाइप के टीआरएनए मौजूद है। पी साइट पे हमारा फर्स्ट टीआरएनए एक अमाइनो एसिड के साथ मौजूद है और ए साइट पे हमारा जो नेक्स्ट टीआरएनए है सेकंड नंबर का वो मौजूद है, उसके साथ पे एक अमाइनो एसिड है। अब होगा क्या कि दोनों टीआरएनए के जो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं एक्सेप्टर आर्म पे, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमें पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए, उसी से तो प्रोटीन बनेगी, वही तो प्रोटीन है। तो वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बनने का जो इनिशिएशन पॉइंट है वो अब आ गया है। तो यहाँ पर दोनों जो टीआरएनए हैं उनके ऊपर जो मौजूद अमीनो एसिड्स हैं उन अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस बॉन्ड का फॉर्मेशन राइबोसोम में प्रेजेंट 23S RNA मौजूद होता है, जो कि पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी के द्वारा इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाएगा। फ्रेंड्स, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद अब हमारे पास जो दोनों टीआरएनए हैं वो क्या होंगे। जो फर्स्ट टीआरएनए है वो इस साइड की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसने अपना अमीनो एसिड किसको दे दिया, सेकंड नंबर का जो टीआरएनए था उसके ऊपर बाइंड करवा दिया। अब हमारे पास जो ए साइड पे जो टीआरएनए था उसके ऊपर दो अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। अब क्या होगा, ए साइड का टीआरएनए पी साइड की तरफ मूव होगा। ये मूवमेंट ओनली राइबोसोम करेगा, ना कि एमआरएनए या आपका टीआरएनए। टीआरएनए वहीं बाइंड रहेगा
mRNA है वो भी अपनी जगह स्टेबल रहेगा, ओनली राइबोसोम स्लाइड करेगा। राइबोसोम 3 जेनेटिक कोड स्लाइड करेगा, यानी कि जो आपका जो डायग्राम में आप देख रहे हो mRNA है, तो mRNA पे जो ए साइट पे जो tRNA है वो खिसक के कहाँ पर आ गया, स्लाइड करते ही राइबोसोम के कहाँ पर आ गया, आपकी पी साइट पे आ गया, और पी साइट वाला tRNA है वो चला गया ई साइट पे। अब क्या हुआ, हमारे पास दोबारा से ए साइट है वो खाली हो गई। ए साइट खाली होते ही नया tRNA है वो इलोंगेशन फैक्टर TU के साथ एक GTP के साथ आकर बाइंड करेगा। यहाँ पे देखो एक प्रोसेस और होती रहती है साइड में, जिसके अंदर क्या होता है कि जो EFTU है वो GTP के साथ आ रहा है। जब वो ये रिलीज होगा, एक tRNA को बाइंड करवा के जब रिलीज होगा, तो रिलीज के दौरान वो EFTU GDP के साथ होगा, गुआइनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ रिलीज होगा। ये GDP तब तक बाइंड रहती है जब तक इस EFTU के साथ EFTS फैक्टर है वो बाइंड ना हो जाए। जैसे ही EFTU के साथ EFTS बाइंड होता है तो ये GDP रिलीज हो जाता है और ये दोनों मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद या कुछ क्षण बाद क्या होता है कि EFTU के साथ जैसे ही आपका GTP आता है या उसको साइटोप्लाज्म में GTP मिलता है, तो क्या होता है, EF जो TS फैक्टर है वो क्या हो जाता है, उससे रिमूव हो जाता है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास EFTU जो फैक्टर है उसके साथ GTP जुड़ा हुआ है। ये फैक्टर क्या करेगा, एक इनकमिंग जो नेक्स्ट आपका tRNA है अमीनो एसिड के साथ बाइंडअप उसको लेकर ए साइट पे आएगा। इस प्रकार कंटिन्यूसली EFTU जो फैक्टर है वो बार बार क्या करेगा, GTP हाइड्रोलाइसिस कर करके बार बार क्या करेगा, GDP के साथ रिलीज होगा, GTP के साथ आएगा, GDP के साथ रिलीज होगा, GTP के साथ आएगा। बार बार जब तक इलोंगेशन की प्रोसेस चलती रहेगी, नए नए जो tRNA हैं अमीनो एसिड के साथ वो लेकर आकर राइबोसोम के ऊपर बाइंड करवाता रहेगा। तो इस प्रकार इलोंगेशन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। उसके बाद जैसे ही आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो उसका जो क्रमांक है या जो उसका जो क्रम है वो कंप्लीट होता है, तो प्रोसेस आती है टर्मिनेशन। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे ही राइबोसोम है वो स्लाइड होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चला गया आपका राइबोसोम, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अगर किसी भी प्रकार के टॉपिक्स के साथ कंफ्यूजन है आपको, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।